ऊर्जा, उत्साह और संकल्प के साथ शुरू हुए साल 2022 ने पुराने साल में कुछ नया जोड़ते हुए, पुरानी यादों से सबक लेते हुए नई बातें लिखी। इस बीते साल के 12 महीनों में हमने कोरोना से लड़ना और उबरना सीखा। साथ ही इस बीच ऐसा भी बहुत कुछ हुआ जो ना पहले देखा गया था और ना सुना। नमस्कार, संसद टीवी की इस खास रिपोर्ट ईयर एंडर 2022 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। इस खास पेशकश के जरिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया भर के देशों में हुए ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम जिनका असर न केवल उस देश पर पड़ा बल्कि दुनिया भर पर रहा। तो चलिए शुरू करते हैं ईयर एंडर 2022 का सफर रिवर्स गियर में। साल 2022 आते ही कोरोना की महामारी, जिससे हम पिछले 3 साल से जूझ रहे थे, धीरे धीरे उबरने लगे थे। लेकिन किसको पता था कि ये शांति, ये प्रगति जल्दी ही बाधित होने वाली है। और हुआ भी ऐसा ही। फरवरी आते ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया। युद्ध हमेशा से विध्वंसक होते हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने कैसे पूरी दुनिया की शांति, अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा को झकझोर कर रख दिया है, आइए समझते हैं। इतिहास गवाह है कि युद्ध शुरू करना आसान है, पर उसे रोकना मुश्किल। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। रूस और यूक्रेन का युद्ध हम सबके सामने है। चौबीस फरवरी 2022 को इसका औपचारिक ऐलान हुआ था। तब लगा था कि ये जल्द खत्म हो जाएगा, पर 2022 के अंत तक ये लगातार जारी है। कई महीनों से जारी इस युद्ध में जान माल का बेतहाशा नुकसान हुआ है। दोनों देश बेसिक रॉ मटेरियल के बड़े निर्यातक हैं। गेहूं से लेकर तेल, गैस, कोयले के अलावा दूसरी बेशकीमती धातुओं के ये वैश्विक निर्यातक हैं। जंग के चलते इन वस्तुओं की सप्लाई बाधित हुई है, जिसका असर दुनिया भर में पसरी खाद्य असुरक्षा, व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई दरारों से साफ देखा जा सकता है। इन वजहों से आर्थिक अस्थिरता भी लगातार बढ़ी है। युद्ध के चलते सैन्य मदद और बड़े पैमाने पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों ने भी करेले में नीम का काम किया है। आइए इस युद्ध के असर को थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया भर के देशों को ऊर्जा नीतियों पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित किया है, जिसके चलते रिन्यूएबल एनर्जी और डिकार्बोनाइजेशन की दिशा में चल रहे प्रयासों को गति मिली है। युद्ध से पहले यूरोपियन यूनियन को लगभग 40% आयातित गैस की आपूर्ति रूस ही करता था। आक्रमण के बाद से इसमें कटौती हुई है। रूस से ऊर्जा आयात पर यूरोप की भारी निर्भरता कई मायनों में ऊर्जा संसाधनों की कीमतों में आई उछाल के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के तौर पर प्राकृतिक गैस। फूड बास्केट के तौर पर देखे जाने वाले यूक्रेन और रशियन फेडरेशन के हिस्से में दुनिया का लगभग 30% गेहूं बाजार है। लगातार चलते युद्ध से उत्पादकता और व्यापार श्रृंखला में बाधा आई है, जिसका सीधा असर विकासशील देशों पर पड़ा है, जहां भूख
और अशांति बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यूक्रेन में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं। इनमें लगभग आधे पड़ोसी देशों में चले गए हैं, जबकि बाकी अपने ही देश में विस्थापित हैं। संयुक्त राष्ट्र की बाल एजेंसी का मानना है कि यूक्रेन के 2/3 बच्चे भी इन हालातों के शिकार हैं। कोविड महामारी से उबर रही दुनिया के लिए ये युद्ध एक धक्के के समान है, जिसने आर्थिक सुधार की गति को बेहद मंद कर दिया है। अक्टूबर 2022 में यूरोप और मध्य एशिया के लिए जारी विश्व बैंक के क्षेत्रीय आर्थिक अपडेट ने इसकी पुष्टि भी की है। अपडेट के अनुसार साल 2023 की आर्थिक गतिविधि में 0.3% की न्यूनतम वृद्धि की ही उम्मीद जताई गई है, जिसका असर भारत समेत विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ेगा। वहीं ऊर्जा की कीमतों में तेजी इस क्षेत्र को कमोबेश प्रभावित करती रहेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन को सहयोग, नाटो और पड़ोसी देशों का यूक्रेन के समर्थन में एकजुट होना और रूस पर व्यापक और बहुआयामी आर्थिक प्रतिबंध लगाने से दोनों पक्षों का रुख कड़ा हुआ है। फिलहाल आर्थिक और मानवीय दृष्टि से ये टकराव सभी देशों के लिए चिंता का विषय है। साल 2022 को कई मायनों में जनता की आवाज़ का साल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस बीते साल दुनिया के अलग अलग देशों में जनता ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो किसी भी सरकार के मनमर्जी भरे फैसलों को किसी हालत में स्वीकार नहीं करेगी। जुलाई 2022 में श्रीलंका में हुआ जन विद्रोह इसी की एक मिसाल है, जब आर्थिक तंगी झेल रहे श्रीलंका के लोगों ने राष्ट्रपति भवन का घेराव कर दिया। कोरोना काल के बाद भारतीय उपमहाद्वीप की कई घटनाओं में महामारी का असर साफ देखा गया। कहीं आर्थिक संकट गहरा गए तो कहीं कुछ सुधार के निर्णय भी उल्टे पड़े। ऐसा ही कुछ देखा गया पड़ोसी देश श्रीलंका में, जहां एक समय तो ऐसा लगा कि जनता ने शासन अपने हाथ में ले लिया हो। अराजक हुई जनता सबको दिखाई दी। लेकिन अराजकता के पीछे के मूल कारण किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए और भी हैरान करने वाले थे। छोटी जनसंख्या वाले देश श्रीलंका की आर्थिक निर्भरता मूल रूप से पर्यटन और कृषि आधारित थी। जहां एक आतंकी घटना ने पर्यटन को बाधित किया, वहीं दूसरी ओर सरकार की जैविक कृषि की अवधारणा ने न केवल कृषि उत्पादन कम कर दिया, बल्कि ये नीति कीमतों में भारी उछाल का कारण भी बनी। जनता की लगातार मांग के बाद भी कोई व्यावहारिक सुधार नहीं किए गए। अचानक चौपट हुई कृषि ने श्रीलंका को भुखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। कई घंटों के पावर कट के साथ महीनों तक ब्लैकआउट, भोजन और ईंधन की कमी, यहाँ तक कि कागज की कमी के चलते सभी परीक्षाओं का स्थगन जैसे कई मुद्दों के बाद श्रीलंका के लोगों का धैर्य जवाब दे गया। अप्रैल से शुरू हुए विरोध और कई हिंसक झड़पों के बाद 9 जुलाई को लंबे समय से राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास को घेरकर कब्जा कर लिया। हालांकि राष्ट्रपति मौजूदा हालात देखकर एक दिन पहले आवास छोड़कर जा चुके थे। हिंसक भीड़ ने पूरे देश की सड़कों पर जमकर तांडव किया। पुरानी सरकार के फैसलों का दर्द झेल रहे श्रीलंका के लोग नई सरकार और प्रशासन चाहते थे। आखिरकार राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की घोषणा की गई, लेकिन तब तक आर्थिक हालात इतने बिगड़ चुके थे
कि आज वापस पुरानी राह पर लौटा श्रीलंका अपने को संभालने की कोशिश में तो है, लेकिन अब भी लंबी लड़ाई बाकी है। कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले सितंबर में ईरान में, जब 22 साल की एक महिला की हिजाब न पहनने के आरोप में पुलिस हिरासत में मौत हो गई, जिसके बाद ईरान में विद्रोह भड़क गया। इन दोनों ही घटनाओं को दुनिया भर से समर्थन मिला, लेकिन आखिरकार चाहे ईरान की सरकार हो या श्रीलंका की, जीत लोगों की आवाज़ की हुई। ईरान की साहसी महिलाओं का संघर्ष आखिरकार रंग लाया और लगभग 2 महीने से ज्यादा हिजाब के विरोध में चले प्रदर्शन के बाद वहां की मॉरलिटी पुलिस को भंग कर दिया गया। इसे लोकतंत्र और उसकी मूल भावना में विश्वास रखने वालों की जीत माना जा रहा है। ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है और उसका पालन कराने की जिम्मेदारी वहां की मॉरलिटी पुलिस की है, जिसे गश्त-ए-इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के नाम से जाना जाता है। इस पेट्रोल ने 2006 में अपना काम शुरू किया था। आपकी जानकारी के लिए ईरान में महिलाओं को शॉर्ट्स, रिप्ड जीन्स जैसे वस्त्र पहनने की मनाही है। बीते 13 सितंबर को गश्त-ए-इरशाद ने 22 वर्षीय महसा अमीनी को राजधानी तेहरान में हिजाब न पहनने के आरोप में उस समय गिरफ्तार कर लिया, जब वो अपने परिवार के साथ तेहरान में सैर कर रही थी। पुलिस हिरासत में तबीयत बिगड़ने पर अमीनी को अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 दिन बाद 16 सितंबर को उनकी मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर अमीनी के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। अमीनी की मौत की खबर फैलने के साथ ईरान में हालात बिगड़ गए। जगह जगह सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन शुरू हो गए। हजारों की तादाद में महिलाएं सड़कों पर उतर आईं। कहीं महिलाओं ने सड़कों पर खुद अपने बाल काटे तो कहीं हिजाब उतार फेंके। महिला जिंदगी और आजादी के नारों के साथ ये प्रदर्शन फैलता गया। वहीं प्रदर्शनकारियों को लेकर ईरान की सरकार का रवैया बेहद आक्रामक रहा और उन्हें देखते ही गोली मारने के आदेश तक दे दिए गए। बावजूद गुस्साई जनता ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। ईरान के 15 से ज्यादा शहरों में फैली इस आक्रोश की लहर में पुरुषों ने भी महिलाओं का बखूबी साथ दिया। हिंसक झड़पों में लगभग 300 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन संघर्ष जारी रहा। दूसरी ओर ईरान की सरकार ने इन प्रदर्शनों को दंगा करार दिया, जिस पर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई, जिसे ईरान ने खारिज कर दिया था। Ms. Amini's tragic death and allegations of torture and ill treatment must be promptly, impartially, and effectively investigated by an independent, competent authority that ensures in particular that her family has access to justice and the truth. ईरान में जारी प्रदर्शन की गूंज सोशल मीडिया पर भी छाई रही। हिजाब कैंपेन के सपोर्ट में ईरान की कई जानी मानी हस्तियों ने सोशल मीडिया पर बिना हेड स्कार्फ के फोटो शेयर किए, तो किसी ने अपने बाल काटकर मुद्दे का समर्थन किया। इनमें डोना मदनी, आजादे बिजारगिटी, मीना अकबरी,
मरियम यावरी, ईरान तीरंदाज परमीदा घासेमी, पर्वतारोही एलनाज रेकाबी के नाम शामिल हैं। हालांकि ईरान की दोनों खिलाड़ी परमीदा घासेमी और एलनाज रेकाबी ने बाद में हेड स्कार्फ न पहनने के कारण को इत्तेफाक या अनजाने में की गई गलती बताते हुए इसे हिजाब विरोध से अलग बताया, जिसके बाद इस प्रकरण पर भी वैश्विक मंच पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखी गईं। इस सब से ऊपर इन हालिया विरोध प्रदर्शनों को ईरान में पिछले कई दशकों में हुए प्रदर्शनों में सबसे बड़ा बताया जा रहा है। हिजाब के खिलाफ ये प्रदर्शन अब महिलाओं के लिए नए अधिकारों और आजादी का प्रतीक बन गया है, जिसे देश दुनिया में पुरजोर समर्थन मिला है। करीब 2 महीने तक चले देशव्यापी प्रदर्शनों के बाद ईरान सरकार ने गश्ते इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल को भंग करने का फैसला किया है। हालांकि इस पर उसकी ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। सवाल ये है कि क्या मॉरलिटी पुलिस इकाई को अस्थायी या स्थायी तौर पर खत्म किया गया है, और क्या हिजाब को अनिवार्य बनाने वाले दशकों पुराने कानून में भी कोई बदलाव किया जाएगा? अब तक रूस और यूक्रेन की बात हुई, ईरान और श्रीलंका की बात हुई, लेकिन 2022 का अक्टूबर का महीना पूरी तरह ब्रिटेन की राजनीति के नाम रहा, जब भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया। ऋषि सुनक का 2 महीने के अंदर ही पार्टी के अंदर हुए प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए पहले हार कर फिर जीतना किसी कहानी से कम नहीं है। आज प्रधानमंत्री के तौर पर ऋषि सुनक से आर्थिक तंगी झेल रहे ब्रिटेन के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। वहीं भारतवंशी होने के नाते भारत को भी वैश्विक फोरम पर सपोर्ट की उम्मीद है। ब्रिटेन के लिए बीता साल राजनीतिक उथल पुथल भरा रहा। एक साल में 3 प्रधानमंत्री देख चुका ब्रिटेन विषम आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। हालांकि इन सब के बीच हुए प्रधानमंत्री चुनाव ने लोकतंत्र की अवधारणा को समृद्ध अवश्य किया है। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन न केवल नियमों से चला, बल्कि इसने दिखाया कि शासन की संसदीय प्रणाली कैसे काम करती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के 357 योग्य सांसदों ने मतदान किया। मतदान कई दौर तक चला और अंत में 2 उम्मीदवार ऋषि सुनक और लिज ट्रस बचे, जिसमें सुनक को हराकर लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री बनी लिज ट्रस आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे ब्रिटेन को निजात दिलाने की बजाय मिनी बजट को लेकर विवादों में आ गई और मात्र 45 दिनों में ही पीएम पद से इस्तीफा देने पर मजबूर हो गई। I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. ब्रिटेन में एक बार फिर से चुनाव की स्थिति पैदा हो गई। अब कंजर्वेटिव पार्टी के सामने एक बार फिर अपने नए नेता को चुनने की चुनौती थी और ब्रिटेन के सामने पल पल बदलते हालात को झेलने की। ऋषि सुनक पार्टी चुनाव में लिज ट्रस के बाद सांसदों की पहली पसंद थे। हालांकि पार्टी सदस्यों ने उन्हें पहली बार नकार दिया था। आखिरकार तमाम कयासों के बीच दिवाली के दिन यानी 24 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी का निर्विरोध नया नेता चुने जाने के बाद ऋषि सुनक ने भारतीय मूल का प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री बन इतिहास रच दिया। साल 2015 में पहली बार सांसद चुने गए 7 साल के राजनीतिक सफर वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के सामने अब कई चुनौतियां हैं। ब्रिटेन की एक बड़ी आबादी गरीबी का सामना कर रही है।
महंगाई चरम पर है, ईंधन आपूर्ति विकट है। वहीं रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन को समर्थन देने के कारण ब्रिटेन की आर्थिक सेहत भी प्रभावित हो रही है। हालांकि बोरिस जॉनसन मंत्रिमंडल में बतौर वित्त मंत्री रह चुके ऋषि सुनक से ब्रिटेन को काफी उम्मीदें हैं। एक प्रगतिशील अर्थशास्त्री के तौर पर देखे जाने वाले ऋषि सुनक बतौर वित्त मंत्री कोरोना काल में इकोनॉमिक बेल आउट एक्शन प्लान लेकर आए थे और मध्य वर्ग को बड़ी राहत दी थी। इन्हीं दिनों उन्होंने होटल उद्योग को ईट आउट टू हेल्प आउट के जरिए और पर्यटन उद्योग को राहत पैकेज से मदद मुहैया कराने का काम किया था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बतौर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पूंजीपतियों और मध्य वर्ग को आर्थिक सुधार का बेहतर माहौल दे पाने में सफल रहेंगे। वहीं भारतवंशी होने के कारण ऋषि सुनक से भारत को भी काफी उम्मीदें हैं, जिसमें वैश्विक फोरम पर भारत का पक्ष और सहयोग के साथ कई लंबित मुद्दों पर भी काम तेज होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। साल भर दुनिया भर के देशों में राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल रही। वहीं साल का अंत आते आते एक बड़ा मौका भारत का इंतजार कर रहा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं G20 की अध्यक्षता की। बीते 1 दिसंबर को भारत ने G20 की अध्यक्षता का प्रभार संभालकर हम भारतीयों के लिए पहले ही एक स्वर्णिम वर्ष की शुरुआत कर दी है। अपनी शांति प्रिय, पड़ोसी पहले और वसुधैव कुटुंबकम की नीति के साथ भारत आज एक शक्तिशाली देश के तौर पर उभर रहा है। भारत ने 1 दिसंबर से शक्तिशाली समूह G20 की अध्यक्षता का प्रभार संभाल लिया है। विशेषज्ञों द्वारा वैश्विक देशों के इस बड़े समूह की अध्यक्षता के कई मायने समझे जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि न्यू इंडिया अब तेजी से आकार ले रहा है। अध्यक्षता के 1 वर्ष के दौरान G20 एजेंडा का संचालन और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस दौरान वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की अपनी G20 प्रेसिडेंसी की थीम से प्रेरणा लेते हुए भारत के 56 शहरों में 215 बैठकें होंगी, जिसका मकसद भारत की अमूल्य संस्कृति और धरोहर से विश्व को अवगत करवाना रहेगा। G20 में 2 समानांतर ट्रैक होते हैं, वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। हिमालय की वादियों में गाइड की तरह काम करने वाले शेरपाओं की तरह G20 शेरपा अपने देश की तरफ से बातचीत चलाते हैं। शेरपा सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक एजेंडे पर बात करते हैं। किसी भी राजनीतिक स्तर पर सहमति के लिए शेरपा सम्मेलन से पहले बातचीत करते हैं और सम्मेलन में अपने नेताओं को बातचीत में मदद करते हैं। हर देश अपना शेरपा नियुक्त करता है। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत हैं। हर G20 शिखर सम्मेलन के बीच शेरपाओं की कई कॉन्फ्रेंस होती हैं। अभी तक भारत के 3 शहरों में G20 की बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। G20 की पहली शेरपा बैठक दिसंबर के पहले सप्ताह में उदयपुर में आयोजित हुई। इस दौरान प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक गतिविधियों की श्रृंखला के माध्यम से ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा, राजस्थानी कला और समृद्ध इतिहास और परंपराओं का एक अनूठा अनुभव हासिल किया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी बैठक से इतर प्रतिनिधियों ने बेंगलुरु में कब्बन पार्क और विधानसभा का दौरा किया। वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुई G20 की बैठक के दौरान प्रतिनिधियों ने महाराष्ट्र की पारंपरिक भारतीय बनाई हस्तशिल्प, पेंटिंग, मिठाइयों और गहनों की समृद्ध कला और शिल्प प्रदर्शनी का आनंद लिया। G20 प्रतिनिधियों ने
मुंबई में कन्हेरी गुफाओं का भी दौरा किया। 18वां G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। साल की शुरुआत जहां कोरोना से उबरने से हुई थी, वहीं अंत आते आते एक बार फिर चीन में कोरोना के मामले बढ़ना लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं इससे पहले कड़े लॉकडाउन और जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ चीन सरकार को एक बड़े विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद दिसंबर की शुरुआत में कई नियम बदल दिए गए थे। हालांकि ताज़ा अपडेट्स के अनुसार चीन में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। दुनिया भर में कड़े कोविड विरोधी नीतियों और लॉकडाउन के लिए जाना जाने वाले देश चीन को हाल ही में अपनी जीरो कोविड पॉलिसी के लिए बड़े विरोध का सामना करना पड़ा। चीन के वुहान में जब पहली बार कोरोना का मामला सामने आया, उसके बाद ही कम्युनिस्ट सरकार ने कड़े लॉकडाउन की नीतियां बनाई। चीन दुनिया का पहला देश था जहां कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा। बीते 3 साल में कई लॉकडाउन और कोविड टेस्टिंग अभियानों के साथ जी रहे चीन के लोगों का धैर्य साल 2022 के अंत आते आते टूट गया और वायरस संक्रमण रोकने के लिए लगे कड़े लॉकडाउन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। बीजिंग, शंघाई और शिंजियांग सहित ये प्रदर्शन देश के कई शहरों में फैल गया। चीन के कड़े लॉकडाउन को लेकर इतना बड़ा विरोध हैरान करने वाला रहा, जो अब से पहले नहीं देखा गया। बढ़ते विरोध के बाद बीते 7 दिसंबर को चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग ने कई नियमों में बदलाव कर दिए। हालांकि ताज़ा अपडेट के अनुसार कोरोना पाबंदियों में ढील के बाद चीन में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने की खबर है। वहीं इस बीच चलाए जा रहे खास टीकाकरण अभियान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार का समर्थन करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन में कोविड-19 संक्रमणों में वृद्धि को लेकर चिंता जताई है। WHO is very concerned over the evolving situation in China, with increasing reports of severe disease. In order to make a comprehensive risk assessment of the situation on the ground, WHO needs more detailed information on disease severity, hospital admissions, and requirements for ICU support. WHO is supporting China to focus its efforts on vaccinating people at the highest risk across the country, and we continue to offer our support for clinical care and protecting its health system. साल 2022 में जहां हमें कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट देखने पड़े, वहीं हमने कोरोना से लड़ना और उबरना भी सीखा। हालांकि साल का अंत आते आते चीन में बढ़े कोरोना के मामलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ाई है, लेकिन अब हम पहले से बेहतर विकल्पों के साथ पूरी तरह तैयार हैं। वहीं इस सब के बीच G20 की अध्यक्षता जैसे अहम पड़ाव के साथ भारत एक शक्तिशाली देश के तौर पर उभर रहा है। भारत इस मौके को दुनिया भर में शांति और सौहार्द का संदेश देने के लिए इस्तेमाल करेगा। आशा है नया साल पूरी दुनिया के देशों के लिए सुधार और विकास की नई दिशाएं लेकर आएगा। इसी इच्छा के साथ इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपना अच्छे से रखिए ख्याल। नमस्कार।